भारत और रशिया के रास्ते सोवियत रशिया के जमाने से चल रहे हैं और 2010 में 2000 से दरअसल इसके एक नया आयाम मिला। 2010 में एक स्पेशल और प्रिविलेज स्टेटस भारत को मिल पाया और 2030 तक की अब रूपरेखा एक तरीके से तैयार की गई है। एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम इस चर्चा के भीतर बनाया गया है ताकि आगे भी यह चर्चा चलती रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में, हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो उम्मीद की जा रही थी डिफेंस को लेकर खास कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, उसका कोई जिक्र फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप आम तौर पर हमने रशिया को हमेशा एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखा था कि रशिया का 38% डिफेंस एक्सपोर्ट भारत की तरफ होता है और वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होती रही, लेकिन उसका कोई जिक्र फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। साहिल, बिल्कुल वो दिखा नहीं कोई डिफेंस पे कोई खास एग्रीमेंट या कोई अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है, देखिए, जो इंडिया रशिया इंडो रशिया और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, उसमें एक डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन भी है और डिफेंस कोऑपरेशन भी है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर साल चलता रहता है। और जैसे आपको याद होगा, जब हमने MQ-9B भी खरीदा था यूनाइटेड स्टेट से, उसकी भी कोई प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट के दौरान अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो हो सकता है, क्योंकि डिफेंस डील्स में इंटरनेशनल रिपल्स होते हैं, तो मेरे को लगता है ये चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और धीरे धीरे हो सकता है कि मेरे को लगता है SU-57 हो या SU-35 भी है। देखिए, यही रूस ने चाइना को 2015 में SU-35 दिया और भारत के पास SU-30 है और SU-35 बेटर वर्जन है SU-30 से, और भारत को आज जरूरत है SU-57 की जो ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है कि ये कुछ डील्स को ना अनाउंस किए बिना किए ये प्रोग्रेस चल सकती है। और S-400 की भी कोई खास अनाउंसमेंट ऐसे नहीं हुई थी कि ये बायलैटरल मीटिंग में हुई थी, ये भी नॉर्मल कोर्स में चला था। तो मेरे को लगता है कि S-400 S-500 का जो हम चाह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी SU-57, ये 1-2 साल में शायद मटेरियलाइज हो जाए या जल्दी भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं की जाती हैं क्योंकि इसके रिपरकशंस, और आपको मैंने शायद कल बताया था कि चाइना में उनके तो जो वाइबोर एक ट्विटर के इक्विवेलेंट है, उसमें चर्चा हो रही थी कि रूस भारत को 5 किलर हथियार दे रहा है, जिसमें SU-57 था, R-37 मिसाइल थी, साथ में ये S-500 की बात की है और जिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की थी और एंटी स्टेल्थ रडार की। ये 5 का तो मैंने खुद पढ़ा है इनके वाइबोर में, तो इनको घबराहट थी। तो हो सकता है कि ये घबराहट को डाउन करने के लिए ये अनाउंस नहीं किया गया है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलेगा। मेरे को एज अ देखिए, पहले भी हमने सुखोई 30 खरीदे हैं, T-90 टैंक्स लिए हैं, क्या क्या नहीं लिया है। किसी ने ये अनाउंसमेंट सुनी थी ये बायलैटरल मीटिंग में? कभी नहीं। मेरे ख्याल बस एक बात हुई थी 2000 में T-90 के बारे में। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। और डिफेंस को तो ना भारत निगलेक्ट कर सकता है ना रूस निगलेक्ट कर सकता है। और आज एक और स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था टेररिज्म के ऊपर, तो वो भी मेरे को लगता है कन्वर्जेंस है और ये टेररिज्म को फाइट करने के लिए हथियारों की जरूरत है। और ऑफ सिंदूर 2 तो जारी है और S-400 की एफिकेसी पूरी दुनिया ने देख लिया है और ब्रह्मोस की भी। तो इस पे और ज्वाइंट प्रोडक्शन, और मेरे को तो काफी उम्मीद है TOT वगैरह होगा, तो मेरे को इतना निराश नहीं है। हाँ, अनाउंसमेंट होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये चलेगा। मेरे को काफी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो इस चर्चा में बायलैटरल में निकल कर आए। जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था रविंद्र सचदेव, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया 2030 के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम का जिक्र उन्होंने उसमें किया हुआ है। और उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड होगा भारत और रशिया के बीच में, वो डाइवर्सिफाइड, 3 शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल। क्योंकि मैंने पहला सवाल तो डिफेंस को लेकर पूछा था, लेकिन ये 3 शब्दों का इस्तेमाल ये क्या कहता है कि अब उसके आगे जाने की जरूरत कहीं ना कहीं आ पड़ी है। जिस तरीके से अमेरिका रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है, H-1B वीजा पर जो फीस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही है, टैरिफ डील लटका हुआ है, ऐसे में रशिया के साथ एक लंबा रोड मैप तैयार करने की कोशिश। नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एब्सोल्युटली हमारे और रशिया के बीच में जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं उनकी एक आयरनी है। आयरनी ये है कि रिश्ते ज्यादातर जो पैसा का वॉल्यूम है वो केवल डिफेंस में या न्यूक्लियर में है। यूक्रेन वॉर के बाद ही हमने तेल खरीदना शुरू करा। यूक्रेन वॉर से पहले तो रशिया इंडिया का बायलैटरल ट्रेड 15 बिलियन था।
अब हम $100 बिलियन ट्रेड का अगर टारगेट कर रहे हैं तो 15 और 50 बिलियन जो तेल है वो 65 होकर के हम अज्यूम कर रहे हैं। कल को ये जंग रुक जाए यूक्रेन वाली, रशिया का ऑयल वर्ल्ड मार्केट में आ जाए, तब हम रशिया सस्ता नहीं होगा, वो भी वर्ल्ड रेट में बेचेगा, हम मिडिल ईस्ट से लेंगे, तब हमारे बायलैटरल रशिया इंडिया कितना आ जाए, गिर करके 20-25 बिलियन आ जाएगा। तो ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण वो है, टारगेट है। बट द पॉइंट इज दोनों देश रियलाइज कर चुके हैं, जो आपने कीवर्ड यूज करा या प्रधानमंत्री ने करा जिसको आप साइड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई। तो इस समय मैं जो देख रहा था ज्यादा, और आई थिंक हम सब पैनल में भी ये देख रहे थे कि इन 3 ट्रेडिशनल एरियाज के अलावा कितने और एरियाज है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो एमओयूज आए हैं उनमें देखिए हमारी जो प्रॉब्लम्स है, पेमेंट की प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स में, कस्टम्स में प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने की बात हो रही है। भारत से रशिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा, उसकी पुतिन ने, आपकी अंजना जी और इंडिया टुडे के साथ जो इंटरव्यू उसने कहा कि हम भारत से इंपोर्ट बढ़ाएंगे। फूड हो गया, मे बी टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गई, मेडिकल टेक्नोलॉजीज हो गई। तो हमारे रिश्तों को अगर स्ट्रेटेजिक, लंबा, और नॉट अगर रहेंगे ही, बट हमें डाइवर्सिफाई और वाइडन करना है। अदरवाइज हम केवल अगर डिफेंस ही लेते रहे रशिया से और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वंस इन अ वाइल लेते रहे, तो हमारा बायलैटरल ट्रेड तो 20, 25, 30 बिलियन होगा। तो हमें अगर 2030 तक 100 बिलियन रखना है तो अव्वल तो हमें डाइवर्सिफाई करना है जितना ज्यादा हो सके दूसरे सेक्टर्स में, जो कि अभी तक कुछ हद तक उन पे हम अटेंशन नहीं देते थे। रशिया इंडिया का बिजनेस रियलिटी में ज्यादातर हेवी टॉप एंडेड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था। हमें इसे वाइडन करना है अक्रॉस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ एरियाज। तो वो एक बहुत अहम फैक्टर है। अगर हम 100 बिलियन का अचीव करने का होप कर रहे हैं 2030 तक, तो ऑब्वियसली उसमें एक मेजर कंपोनेंट जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो तेल का है। अगर कल को वॉर ये रुकती है, तेल की मार्केट कहीं से कहीं जाती है, यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से 0 ऑलमोस्ट लेते थे तेल, तो आने वाले वर्षों में क्या गारंटी है कि रशिया का तेल हमें सस्ता ही मिलता रहेगा, या रशिया जब वर्ल्ड में इंटीग्रेट हो जाएगा वो तो फिर वर्ल्ड डिस्काउंट है रशिया से, और भी डिस्काउंट की बात हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लगातार प्रेसिडेंट पुतिन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सप्लाई हमारा जारी रहेगा और कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता। ये बात तो वहां पर चलती रही। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, इस पूरे बातचीत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट में हमने देखी थी और जिसका जिक्र उन्होंने बार बार किया है कि उनका यह कहना है कि हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी। तो कहीं ना कहीं यह इशारा नजर आता है आपको, किसका सामना करने की शक्ति देगी प्रधानमंत्री जब कहते हैं जॉइंट स्टेटमेंट के भीतर? निश्चित तौर पर इसके साथ 1 या 2 बिंदु और मैं जोड़ दूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये भी कहा कि भारत को कोई न्यूट्रल देश ना समझे, हम शांति के साथ खड़े रहने वाले देश हैं, शांति का पक्ष लेने वाले देश हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द दुनिया बड़ी चिंताओं का अंत होते हुए देखेगी। तो इन सभी यदि हम स्टेटमेंट्स को मिला करके देखें तो ऑल इन ऑल जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर जब हम जाकर के देखते हैं तो अपने आसपास बड़ी उथल पुथल दिखाई पड़ती है। 2 अभी ओपन थिएटर्स ऑफ वॉर चल रहे हैं साहिल, और इसके बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या होता रहता है हम ये भी देखते हैं। और फिर जब इस दृष्टि से रशिया की ओर देखते हैं तो हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड साबित हुआ है, समय की कसौटी पे निश्चित रूप से खरा उतरा है ये देश। और पुतिन की ये यात्रा जो है, इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सिर्फ एक अमेरिका के एंगल से नहीं, वैश्विक स्तर पर जिस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को भारत और रशिया मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों ही देश नहीं चाहते कि किसी एक देश का दबदबा या हेजेमोनी पूरे विश्व में हो। और वहीं फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भारत जैसी तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज की जब और आगे बढ़ने की बात आती है तो वहां निरंतर रशिया से हमको सहयोग मिल रहा है। तो ये वैश्विक स्तर पर एक संदेश था कि आप ऊर्जा सहयोग की दृष्टि से देखें, सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक सहयोग की दृष्टि से देखें, या वैश्विक स्थिरता और शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से देखें, तो वहां दोनों देशों के बीच में सिनर्जीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यदि भारत के लिए रूस आवश्यक है आज की तारीख में, तो रूस के लिए भी भारत एशिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। चीन और रूस की मित्रता हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार की इमेज चीन की है और जिस तरह के रिश्ते भले ही रशिया के साथ हों, लेकिन जिस तरह से रशिया बहुत अच्छे से चीन को समझता है कि चीन किस प्रकार का देश है, तो एशिया में यदि वो किसी एक सहयोगी पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो देश भारत है। तो आज वैश्विक राजनीति के पटल पर इस मुलाकात से बड़ा संदेश गया है। प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन हमारे इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि
दो देशों की आपसी बातचीत का मतलब यह नहीं है कि किसी और के खिलाफ वो साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन और रशिया का रिश्ता और चीन और भारत का रिश्ता, उसमें अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि एक तरफ नाटो कंट्रीज रशिया के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है, भारत का अमेरिका के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, टैरिफ हम पर थोपते जा रहे हैं ट्रंप, और ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक रोड मैप बनाने की कोशिश 2030 के लिए